धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। नहीं, धाकड़ समाचार में आपका स्वागत है। क्या करूँ, आदत पड़ी हुई है तो इसलिए वही बोलता हूँ। हालांकि ये दोनों चैनल हमारे ही हैं और आप जानते ही हैं कि धाकड़ समाचार बना क्यों था। 2019 में जब 45 दिनों के लिए धाकड़ खबर को हैक कर लिया गया था, तब धाकड़ समाचार बना था। तो धाकड़ समाचार में मैं आपके साथ हूं, अकरम रईस खान, और बात करने जा रहे हैं वैश्विक हलचल के ताजा बुलेटिन को लेकर, जहां हम देश दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल, ईरान, लेबनान, सीरिया, रूस और यूक्रेन की खासतौर पर बात करते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारी खबरों से आपको रूबरू कराने का करते हैं प्रयास, क्योंकि हमारे साथ जुड़ जाते हैं कृष्णकांत जी यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी और गहरी नजर रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। पहले बात हम अपने धाकड़ खबर को लेकर ही कर लेते हैं। कंपनी का नाम अभी उजागर नहीं करेंगे जिसने हमारे चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक दिया है, क्योंकि जो होता है पर्दे के पीछे से बहुत सारी बातें चल रही हैं, हो सकता है शॉर्ट आउट भी हो सके। लेकिन अभी हमें लग ये रहा है, हम और आपस में सर बात कर रहे थे कि हमें लड़ना पड़ेगा जमीन पर जाकर, ब्लैकमेलिंग का हम शिकार नहीं होंगे। क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो आपको मैं बधाई देता हूं कि आपने अंततः ये रास्ता चुना है कि हम लड़ेंगे। भली वह उस कंपनी के अगेंस्ट में लॉयर के थ्रू, हालांकि वो लंबी लड़ाई चलेगी, वो उससे बेहतर है यूट्यूब से यदि हो जाता है तो ठीक है। लेकिन ये तथाकथित समझौता इतने 2.5 लाख 2 लाख देने की बात मैं सहमत नहीं हूँ कहीं से कि हम इसके अंदर में ब्लैकमेल हो जाए। और ये देखें तो भारत में कई जगहों पे चल रहा है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां कर रही हैं। अभी उनके दूसरे कंपनियों का भी पता चला कि ये तथाकथित रूप से प्रॉपर्टी राइट्स के लेकर और स्ट्राइक कर रहे हैं। और ये जो अभी कुणाल क्या कामरा पर कमला टी सीरीज ने कर दिया है सर, कुणाल कामरा पर जी टी सीरीज। टी सीरीज ने कर दिया, तो यह बिल्कुल धांधली है, यह बिल्कुल पैसा कमाने का एक जरिया है। और विपक्ष को यह भी देख लें कि यदि आप सरकार के खिलाफ कुछ बोलते हैं, विरोध करते हैं, तो उनके जितने चमचे ये लोग हैं, गोती मीडिया और जितने सब हैं, वो सब इनके साथ साथ आके दिखाने के लिए कि हम बड़े काबिल हैं, बड़ी तेज हैं, हम आपके बहुत बड़े रक्षक हैं और ये हमारे खिलाफ करते हैं। तो हमें इसके हर तरह से, और खासकर हमारे जो सुनने वाले हैं उनके तरफ से जो भी मदद हो सके, आर्थिक हो, सामाजिक हो, धरती पे हमारी बातचीत हो, और हमारे चैनल के जो भी हमारे वीडियो आते हैं उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं और कमेंट डालें, जरूर चीजों करें ताकि हम लोग ऑल्टरनेटिव मीडिया के साथ साथ सही तरह से जनतंत्र को मजबूत कर सके। जी बिल्कुल, आपने जो शब्द इस्तेमाल किया ना, ऑल्टरनेटिव मीडिया, इसकी जरूरत आज देश को भी है, समाज को भी है, और उसे बनाने के लिए उसे खड़ा भी खुद ही होना पड़ेगा। खैर, अब अगली खबरों का रुख करते हैं। अमेरिका का जो धार्मिक स्वतंत्रता वाला सिस्टम है, उस पर उसने एक रिपोर्ट जारी की है, और उस रिपोर्ट जारी होने के बाद हमारे यहाँ पे कुछ ज्यादा ही बखेड़ा हो रहा है। आप कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? ये भी देखिए, यूएस का जहां तक है, उनका बनाया हुआ कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, खुद के यहाँ कितना फ्रीडम है मुझे नहीं पता। देखिए, हम जब क्रिटिक करते हैं, आलोचना करते हैं, तो दोनों पक्ष का करते हैं और देखते हैं कि इससे ऑल्टरनेटिव कुछ बनता है कि नहीं बनता है। उन्होंने इसके पहले भी, पिछले वर्ष भी, अपनी जो इनका वार्षिक या एनुअल जो भी इनका रिपोर्ट निकलता है उसमें इंडिया की बुराई की थी। और खासकर उन्होंने कहा था कि यहाँ पे क्रिश्चियन जो मिनॉरिटीज हैं उनके खिलाफ ये तमाशा हो रहा है। जहां तक मुझे हल्का से याद आ रहा है, आपसे इस पर चर्चा हुई थी, आपने सवाल उठाया था, जिसमें बिल्कुल। सैकड़ों चर्च के ऊपर आक्रमण किया गया है। और अभी फिर से इस मुद्दा को लाए हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता आयोग जो है वह केवल यहाँ के मेजॉरिटी वाले नहीं कर रहे हैं, बल्कि वह राज्य प्रायोजित है। उसके पीछे रॉ भी है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है। और दूसरी चीज है कि विदेशों तक में जाके, जैसे कनाडा या अमेरिका में पन्नू की हत्या करने की कोशिश की गई, इनका हाथ है। हालांकि हमारे जो विदेश मंत्रालय है उन्होंने इसकी काफी निंदा की है कि गलत बात है, हमारे ऊपर यह आरोप नहीं है, हम जो है सो वाइब्रेंट मल्टीपल कल्चरल कंट्री हैं और हमारे यहाँ डेमोक्रेसी दुनिया का सबसे बड़ा, वगैरह वगैरह किया। हालांकि यह हमें साफ नजर आता है, खासकर हम भारतवासियों को, कि कथनी और करनी में बहुत भयानक अंतर है। लेकिन जहां तक एक अमेरिका का आरोप है, वह खुद क्या कर रहा है अपने देश में और विदेशों में, जिसने जितने भी आईएस है सब उसी का बनाया हुआ, तालिबान उसी का बनाया हुआ है, और उसके माध्यम से पूरी दुनिया में वह आतंकवाद फैला रहा है और हमारे ऊपर आरोप लगा रहा है। लेकिन हमारे यहाँ की भी स्थिति है कि हम भी वही कर रहे हैं, हमारी राज्य सत्ता जो है वही कर जी। रही है। और सबका आधार है, अमेरिका जो कर रहा है उसका आधार है
ताकि इस मसले को वह दबा लेगा, चुप हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए ले सीरिया में जिस तरीके से एसटीएस वहां के मिनॉरिटीज की हत्याएं कर रहा है, जनसंहार कर रहा है वहां के अल्पसंख्यकों का, लेकिन जी। फिर भी खामोश है क्योंकि उसकी सत्ता आ गई है। ठीक है। तो यह ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है और उसके पीछे अर्थनीति और भारत पर दबाव है कि जो हमारे अगेंस्ट जो टैरिफ लगाए वो खत्म करो, और जो तुम लूट कर रहे हो वहां संसाधनों का और अपने जनता का, उसमें हमारी भी हिस्सेदारी सुनिश्चित करो। जी। लेकिन मैं अपनी खबर से जुड़ा हुआ एक सवाल उठाना चाहता हूं सर। वो ये कि इन्होंने रिपोर्ट जारी कर दी, तो क्या वाकई में इनकी रिपोर्ट पर अमेरिका में रॉ को बैन किया जा सकता है? कोई जरूरी नहीं है। एक तो यह है कि अंदरूनी मसला है, हल हो जाए। नंबर टू, यदि प्रो अमेरिका जहां अन्य जगहों में वह चाहता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वह पूरी की पूरी अमेरिका के साथ है, रूस और चीन के खिलाफ हो। रूस के खिलाफ जाने के लिए भारत अभी नहीं तैयार हो रहा है, कम से कम ओपनली। इसराइल पे तो खैर हमें मालूम है कि प्रो इसराइली काम कर रहा है। तो वहां पे अंदरूनी समझौता होगा तो बस यही होगा कि भाई हम बीच बीच में इस तरह की चीजें, हमारा कमीशन जो है उसका काम है ह्यूमन राइट्स वायलेशन वगैरह वगैरह, हम करते रहेंगे, तुम भी अपनी तरफ से इसको नकारते रहना। लेकिन यदि भारत सरकार या यहाँ के बड़े बड़े जो उद्योग घराने हैं जो अभी नए नए ऊपर आए हैं वह नहीं मानते हैं, तब हो सकता है इनको बैन कर दे, खासकर इनके कुछ खास लोगों पे। जैसे कि जी। उन्होंने कहा था कि हम तुम्हारे वो क्या विकास यादव हैं, रॉ के ऑफिशियल्स हैं, उनके ऊपर हम्म। बैन कर देगा। उसमें काफी लोग हैं, छोटे मोटे नहीं है, 10 20 50 को बैन कर देगा। ये लोग ठीक है। अमेरिका नहीं जा पाएंगे, उनकी ऐसी की तैसी भारत सरकार उनको दूसरे तरीके से उनकी प्रशंसा और उनको पैसे देगी और अन्य जगहों में काम करवाएगी। ये सब चीजें चलती रहती है ठीक है। दुनिया में। जी। चलिए अब बात करते हैं उस नेपाल की, जिसके रास्ते भारत में हिंदू राष्ट्र के सपने देखे जा रहे हैं। पहले इसको बनाओ, फिर हमारे यहाँ पे होगा। लेकिन लगता है कि हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले या राजतंत्र को वापस लाने की बात करने वाले आपस में ही जूतम पैजार कर रहे हैं वहां पे। तो ये बड़ी आश्चर्य की बात है। मुख्य रूप से कहें तो वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल है, ब्रैकेट में माओवादी कहते हैं, माओइस्ट सेंटर जो भी है। इन लोगों ने जब सत्ता ली थी, आंदोलन हुआ था, और उसके बाद से जो भी जनता के सपने थे इन लोगों ने पूरा करने में अपनी मतलब असमर्थ हो गए। ये लोग प्रो अमेरिकन हो गए, एक तरह से भारत का विरोध करके, और प्रो चीनी हुए, ठीक है, प्रो अमेरिकन तक भी हो गए। यानी वही व्यवस्थाएं चलती रह गई, मुखौटा हट गया, यानी राजतंत्र के जगह प्रजातंत्र आ गया। अब जब जी। जनता का नहीं हो रहा है तो वहां के जो पहले थे ज्ञानेंद्र शाह राजा वहां के, उनके बहुत करीबी हैं सुबेद, जो कि यहाँ से उत्तर प्रदेश से और बिहार के पूर्णिया वगैरह जो सटे जगह है वहां से इनका बेस बनता है, और वहां से वो आंदोलन करवा रहे हैं। और वहां से पूरी तरह से कोशिश है, छात्रों को ला रहे हैं, युवकों को ला रहे हैं, बेरोजगारों को ला रहे हैं। और वैसे भारतीय जो जो वहाँ के जमे हुए हैं, मदेशी या पता नहीं क्या वो लोग करते हैं, जो जी। नेपलीज मूल के लोग हैं, भारतीय मूल के लोग के बीचों में जो एक फिर से दरार पैदा करके लड़ाई करना चाहते हो, वैसे बेचारे भारतीय बुरी तरह मारे जाएंगे यदि उनकी सत्ता नहीं आती है। तो हम्म। वहां पे जो आपने जो कहा आरपीपी है, राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी, हम्म। यह राजा के समर्थक है। लेकिन इनका कहना है, आपके सवाल का आप जवाब दे रहा हूं, कि भाई जो आंदोलन चलेगा वो पार्टी से चलेगा, और जो नई तरह की सत्ता आएगी, राजा जो होगा वह एक संवैधानिक प्रमुख होंगे, जैसे भारत का राष्ट्रपति होता है, ना कि हम्म। वास्तव में सारी सत्ता आपके पास जाएंगी। हम जो है सत्ता हम्म। चलाएंगे, चुनाव के द्वारा आएंगे। लेकिन इनके जो चमचे हैं, सुबेद या जो भी हैं, और हम्म। राजा कहते नहीं, ये सब हम तुमको अधिकार नहीं देंगे, हमारा व्यक्ति हम ही अधिकार में करेंगे। हालांकि खुद अब 85 87 साल कैसे होंगे, लेकिन इनके जो आगे आने वाली खानदान होगी वो ठीक है। करेंगे। और आपस में जबरदस्त लड़ाइयां जारी हो गई है। इन्होंने कहा कि आपको आंदोलन करा करें, हम साथ नहीं देंगे, हमारे हम्म। व्यक्ति जाना चाहते हैं वो जाए, लेकिन हम पार्टी के रूप में आपका साथ नहीं देंगे। तो इनके बीच में अब दरार हो गया है। देखते हैं भारत सरकार जो इनके पीछे है किस तरह से इन दोनों के बीच में समझौता करवाती है। जी। आपने कहा कि भारत के राष्ट्रपति की तरह, पर मुझे लगता है ज्यादा बेहतर ये बताना होगा कि ब्रिटेन के राजा की तरह। वह भी बात सही है। ब्रिटेन के राजा तो खैर अकेले राजा नहीं, हमारे भी राजा है, दुर्भाग्यवश हमारे भी राजा है जो हम्म। कॉमनवेल्थ के राजा हैं। और अमेरिका हम्म। भी शायद बनेगा, लेकिन राजा नहीं मानेगा। लेकिन हम्म। उनके जो प्रिंस चार्ल्स दे रहे हैं, और प्रिंस नहीं अब तो किंग चार्ल्स हो गए हैं, वो हम्म। जो जिस तरह से दे रहे हैं, ट्रम्प बड़ी खुश होकर जा रहे हैं, कहते हैं कि इस ठीक तरह की चीजें जो गिफ्ट मिलता है मैं बहुत खुश होता हूँ। है। उफ, कहाँ ले जाऊं अल्लाह वो अपने हुस्न को। चलिए खबर है बांग्लादेश के जो अभी प्रधानमंत्री हम उनको कह सकते हैं, डॉक्टर यूनूस उनका नाम है, वो अगले हफ्ते बैंकॉक में होने वाले सिम्बेट से पहले पहुंच जा रहे हैं चीन में।
ये इत्तेफाक है या पहले जाके चीन को अलग से कुछ कहना सुनना करना चाहते हैं? इसमें एक तो इत्तेफाक यह है कि जो वहां की भूतपूर्व प्रधानमंत्री हमारी शेख हसीना वहां से जब अपदस्थ हुई थी, इसके कुछ समय पहले ही वो चीन का दौरा करने गई थी। और अब यहाँ पे हंगामा हो रहा है, इनको हटाने की बात हो रही, खबरें ये भी आ रही है कि भारत सरकार के मदद से फिर से मिलिट्री कू होएगा, यानी तख्ता पलट होएगा। तब ये कहाँ जाएंगे पता नहीं, भाग के अमेरिका जाएंगे, कहाँ जाएंगे। लेकिन ये अब चीन जा रहे हैं तो निश्चित रूप से बिम्स्टेक में जो भी होने वाला है वो चीज होगा। और उसके अलावा ये भी चीजें होंगी कि भैया हमें तख्ता पलट मत करवाओ, जो तुम्हारे समर्थक हैं, क्योंकि चीन का बहुत भारी मात्रा में यहाँ पे बांग्लादेश में निवेश है पूंजी का। वह चाहे बांध बनाने का हो, डैम से जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी बातें हो, और मिलियन नहीं बिलियन डॉलर्स में है। तो चीन एक प्रमुख देश बनता है और चीन को इसमें बड़ा मजा आता है कि भैया शांति बना रहे। वह उठा पटक नहीं चाहता, उसकी पूंजी बढ़ता रहे, बस वही चाहते हैं और ये सब कर रहा है। और इसके बाद जो अगली हफ्ते जो आने वाले हैं बिम्स्टेक में जो भी होगा, ये है जो कहते हैं बंगाल का से जो आसपास सटे हुए 6-7 देश है उनका आपस में एक समझौता है, और जिसमें कई भी देश हैं, जिसमें बर्मा भी है और छोटे मोटे देश भी हैं, यहाँ तक कि ठीक है, हमारा इंडिया भी है। हाँ, तो इंडिया के साथ और यहाँ के हमारे प्रधानमंत्री मोदी भी जाएंगे, और इन लोगों ने अपनी इच्छा जाहिर की है कि मोदी से मिलना चाहते हैं। हालांकि भारत सरकार ने अभी हाँ या ना नहीं कहा है। अब देखते हैं कि ये बड़ा प्रमुख चीज होगा, यह जो चीज होने वाला है यहाँ पे, इसमें ये दोनों मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, और ये क्या नरेंद्र मोदी से मांगेंगे मुझे नहीं पता है, क्या ये देंगे वो भी नहीं पता है, लेकिन ये चीजें होने वाली है। और थाईलैंड में एक नया हो सकता है इस क्षेत्र में, जहां सार्क को भारत ने नेस्तनाबूद कर दिया है, लेकिन इसमें क्या एक अहम भूमिका अपनाएंगे। यदि भारत बांग्लादेश एक साथ कहीं मिलते हैं तो चीन को भी उसमें होना होगा, और अमेरिका तो है ही है जी। लेकिन सवाल वही कि भारत के प्रधानमंत्री से मिलने से पहले चीन का दौरा संयोग नहीं है डॉक्टर। इसका अगली खबर का रुख कर लेते हैं। पाकिस्तान में जो अब इंजीनियर हैं चीन के, उनकी रक्षा अब स्वयं चीन करेगा सर। हाँ, ये दोनों के बीच लगता है कुछ अंतरिम समझौता हुआ। अभी हाल फिलहाल में जो बस में आक्रमण हुआ था, 90 के आसपास सुरक्षाकर्मी मारे गए। तो ट्रेन वाला तो हमने बात की थी, जो हड़प ही लिया था, 200 से अधिक लोग मारे गए थे। इसके बाद से चीन ने कहा कि भाई तुम्हारे यदि हाथ में नहीं है, और हम यहाँ पे करते हैं जो भी हमारी निवेश पूंजी लगी हुई है, खासकर चाइनीज पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बहुत महत्वपूर्ण है, इनके BRI का हिस्सा है, और उसमें बिलियन नहीं ट्रिलियन डॉलर्स के इसका लगे हुए, पाकिस्तान से होते हुए यूरोप होते हुए पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहा है। जो भी है, मतलब उसकी चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, उसके हम बाद में कभी होगा तो हम बात कर सकते हैं। और इसके लिए कहते हैं कि अपनी सुरक्षा के लिए हमें अधिकार दो। तो लगता है पाकिस्तान तैयार हो गया है, केवल इंजीनियर्स ने, इनके जो मजदूर हैं जितने भी हैं, और चीन की सेना आती है। प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म नहीं होगा, यह चीन का ही होगा। कहने के लिए प्राइवेट सिक्योरिटी फर्म है, जो हमारे सोसाइटी वगैरह में गेट के सामने खड़े रहते हैं, अधिक पुराने वाले 303 गन लेके उठा के किया वो किया, 10-20 करते करते फायर करते, यहाँ पे वो मतलब लाल हो जाता है ना, एक एक करके फायर करते हैं, अधिक से अधिक 200-300 मीटर का रेंज होता है। एम तो कुछ ही होता है। इनका प्रॉपर आर्मी होगा, और आर्मी इस योग होगा जो कि पाकिस्तान की भी संभवतः क्षेत्र में रक्षा करेगा, और जो बलूचिस्तान की जो आर्मी है उसके खिलाफ भी लड़ने के लायक होगा जी। हाँ, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है, जो हमले करती रहती है, उसके खिलाफ भी लड़ने का काम करेगा। लेकिन एक और खबर आई है, हालांकि ये खबर ऑस्ट्रेलिया से भी आई थी, हम लोगों ने बात की थी कि वहां पे एक बंदे को आर्टिफिशियल हार्ट लगाया गया, लेकिन यहाँ पर तो जो है सुअर का लगा दिया चीन में। सुअर का, हाँ, ये लिवर की बात है। जहां ऑस्ट्रेलिया की बात थी, वहां कृत्रिम दिल मतलब हार्ट लगाया गया था, जो कि फैक्ट्री में बना या जो भी कहें लेबोरेटरी में बना वहां से। और वह यह भी टेम्पररी है, परमानेंट भी नहीं है। हालांकि कहते हैं कि हार्ट ट्रांसप्लांट ज्यादा आसान है लीवर के तुलना में, क्योंकि हार्ट ट्रांसप्लांट जो है वो मतलब वो पंपिंग का काम करता है हार्ट का, यानी खून को बाहर भेजना, अंदर लाना, वो सब है। और जहां तक इसकी बात है, लिवर की बात है, यह जो सब बाइल प्रोड्यूस करता है, यानी खाना पचाने वगैरह की काम करता है, और ये बड़ा महत्वपूर्ण है। लिवर का यदि कैंसर है तो बड़ा मुश्किल होता है ट्रीटमेंट करना, और इसके लिए इन लोगों ने एक कृत्रिम या जो भी हो, सुअर का भी, और सुअर को इन्होंने कई जेनेटिक रूप से मतलब चेंज किया। वो ओरिजिनल सुअर जो हम सड़कों पे देखते हैं या जो
पाले जाते वो नहीं, उसको चेंज करके और उसका निकाल के ट्रांसप्लांट किया है। और ट्रांसप्लांट करने में वैसे बेचारे मरीज का लिया है जो कि ब्रेन डेड है, यानी मानसिक रूप से मर चुके, कोई मतलब नहीं है। और कहें कि परिवार वालों की मदद से परिवार वालों ने 10 दिन के बाद कहा कि ठीक है अब आगे इन पर नहीं करो, जो भी है इन्होंने बंद कर दिया, यानी एक तरह से मानवता दिखाया है। और इसमें पूरे ऑस्ट्रेलिया और दूसरे देशों के भी जो मेडिकल साइंटिस्ट हैं अमेरिका, उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा खोज है। और मैं चाहूंगा एक लाइन इसमें भी ऐड करना चाहूंगा कि वास्तव में यदि मेडिकल साइंस पे सही रूप से जो मुनाफा से यदि अलग हो जाए, जैसे रूस में भी उन्होंने, हमने इसकी चर्चा की थी, एक ऐसा इंजेक्शन या मतलब वो तैयार किया है जो कि कैंसर जैसे चेचक का होता है हमारे यहाँ, पोलियो ड्रॉप डालते हैं कि ताकि इस तरह की बीमारी ना हो, तो उसको चेक करने के लिए एडवांस में इन्होंने कैंसर का टीका निकाल दिया है ताकि आगे लोगों को कैंसर ना हो। और ये बहुत जबरदस्त खोज है, पूरी मानवता के लिए बहुत जबरदस्त चीज है। लेकिन ये मुनाफे का जहां उसमें असर घुस जाता है, सब कुछ नेस्तानाबूद हो जाता है। जी, वक्त का थोड़ा तकाजा है, कल कोशिश करेंगे इस मुनाफे वाले मुद्दे पर कैसे कैसे लोगों का खून चूसा जा रहा है अस्पतालों में विस्तार से बात करने की। लेकिन अभी चलते हैं साउथ कोरिया की तरफ। एक बड़ी चौंकाने वाली खबर आई है कि यहाँ से बच्चे एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं यूरोप के लिए और अमेरिका के लिए। सर, ये बड़ी खतरनाक न्यूज है। देखिए, ऐसा नहीं है कि जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं, एक दूसरे से एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, जैसे हमारे यहाँ भी झारखंड की कई लड़कियां आती हैं काम करने वाली, एंड प्रॉपर कंपनी होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है जो गवर्नमेंट से इन्होंने एक लाइसेंस ले रखा है, और वहां से हो सकता है कुछ जबरदस्ती भी लाती है बेचारी आदिवासी लड़कियों की, वो भी पैसा कमाते हैं। यानी देखिए, इंसान इंसान को बेचने का जो दास प्रथा कभी यूरोप या उस तरह के इजिप्शियन उसमें आता है, वह चीजें फिर से प्रोड्यूस हो रही हैं। और दक्षिण कोरिया की अपनी चर्चा की, यह 1950 से ही चल रहा है। जो दक्षिण कोरिया वॉर के नाम से जाता है, जिसमें चीन भी शामिल था, उत्तरी कोरिया, दक्षिण कोरिया, उस तरह से यूएसए और उसके जितने अलाइज थे, बड़ी लंबी समय तक लड़ाई चला था, करीब 2 से 3 वर्षों तक चला था। उसके बाद से कहते दक्षिण कोरिया बहुत गरीब हो गया था, मान लेता हूं, और इसलिए पैसे कमाने के लिए सरकार ने, पैसे कमाने के, लेकिन वह कहता है कि प्राइवेट कंपनी को इसलिए दिया था कि बेचारे जो बच्चे जो अनाथ हो गए उनको विदेश के, यूरोप के कंट्री ले जाए, उनको देखभाल करें। कितनी बदमाशी! उस समय से कहते हैं 1,70,000, अभी तक जो डेटा है उसके हिसाब से हो सकता है ज्यादा हो। और इतने बच्चे अभी भी जारी हैं, जो 2-3 साल पहले खोज शुरू हुआ था, क्योंकि यूरोप में 100 से अधिक बच्चों की, इस तरह के बच्चों की देखभाल की गई, तो पता चला उसको अपने यहाँ नौकर नौकरानी की तरह काम कर रहे हैं। और कुछ यहाँ की माए कहती हैं कि जाकर देखने गई तो पेट, यानी जो घर में पालतू हैं, कुत्तों से भी बुरा हालत है। और यह बहुत भयानक स्थिति है। मैं तो एक लाइन यही कहूंगा, हमारे किसी सुनने वाले ने कहा था जब देखो आप पूंजीवाद की चर्चा करते हैं, लेकिन यह पूंजीवादी मुनाफाखोरी का ही एक हिस्सा है। और इसके बावजूद लोग जो हैं, हमारे मजदूर भाई भी, खासकर जो बहुत पैसे वाले, उनकी बात छोड़ दीजिए, वह डरते हैं कि पता नहीं आप किस समाजवाद साम्यवाद का बात करते हैं क्या होगा। लेकिन अभी क्या हो रही है देखो यार, दक्षिण कोरिया जैसे विकसित देश की यह हालत है। बिल्कुल। और एक चीज ये भी है सर कि जानबूझ के दुनिया में भूखमरी, जंगबंदी, जंगे हालात पैदा किए जाते हैं ताकि मजदूर बनाए जा सके और उनके ऊपर राज किया जा सके। खैर, रूस और यूक्रेन का रुख कर लेते हैं, जंग का। और वहां से 2 बड़े अपडेट सामने आए। ये खबर चली, कल हम लोगों ने बात करने की कोशिश की थी लेकिन वक्त नहीं मिल पाया, कि ब्लैक सी में समझौता हो गया। लेकिन अब रूस कह रहा है ब्लैक सी में समझौता हम तब करेंगे जब अमेरिका और यूरोप हमारे ऊपर लगे हुए बहुत सारे प्रतिबंध हटा देगा। एक चीज तो ये। दूसरा, जेलेंस्की कह रहे हैं कि पुतिन तो मरने वाले हैं, उनको बड़ी गंभीर बीमारी है। तो एक तरफ तो तुम समझौते की बात करने जा रहे हो, दूसरी तरफ बदतमीजी भी दिखा रहे हो। दूसरे वाले की बात करते हैं, मतलब ये इंटरेस्टिंग, इसका कोई मतलब नहीं है। और इसका साथ साथ कहता है कि आई एम श्योर ऑफ इट, मतलब ये होना ही होना है, यानी इस तरह की बीमारी हो गई है। और उनके कहने के बाद से देखिए किस तरह से गोदी मीडिया, भारत ही नहीं पूरे वेस्टर्न मीडिया, ये कह रहे कि जेलेंस्की बात कर रहे थे तो उनका हाथ कांप रहा था, चेहरा कांप रहा था, ये हो रहा था, वो हो रहा था। ये पुतिन बात कर रहे थे। पुतिन पुतिन हाँ, पुतिन जो है सो कि मरेंगे और ऐसा होगा। और ये 2 वर्ष पहले भी अफवाह फैलाई गई थी, पता चला कि पुतिन अभी भी जिंदा है और वो सारे काम कर रहे हैं जो पहले भी करते आ रहे हैं। मान लेते हैं कि वास्तव में पुतिन बीमार है, मर जाते हैं, तो उससे क्या अंतर पड़ता है। रूस की बात हो रही है, रूस के जो भी उनका है, चाहे उनका वह पूंजीवादी व्यवस्था हो या जो भी चीजें हो, या युद्ध के लिए जो काम कर रहा है, या डीप स्टेट जो भी हो,
वो पुतिन हो ना हो वो चीज होगा। हो सकता है पुतिन के हटने के बाद से वह सीधे नई जो सत्ता आएगी कहेगी कि भाई हम न्यूक्लियर वॉर का इस्तेमाल करेंगे, आगे तुम एक ही युद्ध करोगे। देखते हैं, खैर उस पर हम छोड़ देते हैं। जहां तक ब्लैक सी की बात है, यह साफ लग रहा है, ऐसा लग रहा था कि रूस जो है धीरे धीरे झुक रहा है, संभवतः वह युद्ध से कमजोर हो चुका है पिछले 3 वर्षों के लड़ाई से, लेकिन धीमे धीमे अपनी सारी शर्तें सामने ला रहा है। उसने कहा कि जो तुमने हमारे ऊपर जो रोक लगाया है, स्पेशली बैंकिंग के सिस्टम में, जो स्विफ्ट, जो इंटरनेशनल आदान प्रदान करने का तरीका होता है, यदि हम भारत से अमेरिका पैसा भेजना चाहते हैं तो उसके थ्रू जो करते हैं बड़े बड़े कंपनियां, वो छोटे छोटे लोगों की तो हम बैंक के थ्रू कर लेते हैं, 2 लाख 4 लाख नहीं, जहां 2 अरब रुपए की बात होती है तो स्विफ्ट के माध्यम से करते हैं। उसको तुम हटाओ पहले, ये फालतू की बातें मत करो कि ब्लैक सी में ये होगा वो नहीं। यहां तक कि जो अमेरिका और यूक्रेन के बीच में समझौता हो रहा था, जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में, कि जो भी एनर्जी सिस्टम है, ट्रंप जो है सो मुंह खोले देख रहे थे ललचाई नजरों से कि वो भी हम ले लेंगे, ताकि वहां से तेल वाला जो रास्ता है, जो इन्होंने नॉर्ड स्ट्रीम को जो तोड़ फोड़ कर दिया, जर्मनी जा रहा है, उसको भी लेने की बातें कर रहे हैं। तो रूस ने साफ कहा कि जापोरिजिया हमारे अंदर में, बात करना तो हमसे करो, और हम उसको नहीं देने वाले हैं। यानी रूस एक एक करके अपनी पुरानी शर्तें सब सामने ला रहा है। हाँ, एक चीज ये है कि पिछले 24 घंटे में मैं जो पढ़ रहा था, देख रहा था, उसमें एक दूसरे ने, रूस ने तो ऐसे ही बंद कर दिया था, यूक्रेन ने भी रूस के एनर्जी सेक्टर यानी तेल सेक्टर पे अभी बमबारी करना बंद किया हुआ है। जी, यूएनएससी में भी बात हुई और दोनों पक्षों ने अपने अपने पॉइंट्स वहां पे रखे हैं। लेकिन मैं बात करना चाहता हूं 2 घटनाक्रम को लेकर। एक हुआ जापानी सागर में, जो रूस ने पनडुब्बी, परमाणु पनडुब्बी से परीक्षण किया, और दूसरा उत्तरी कोरिया में, वहां पर एआई जो है पर आधारित एक ड्रोन बनाया गया है सर, और कहा जा रहा है कि अभी और बड़े बड़े ड्रोन बनाए जाएंगे। ये दोनों घटनाक्रम क्या कहलाते हैं? देखिए, जहां तक जैपनीज सी है तो एक इंटरनेशनल नियम के हिसाब से ये लोग परीक्षण कर सकते हैं एडवांस से बता के। इन्होंने इंटरनेशनल या इंटरकॉन्टिनेंटल क्रूज मिसाइल का किया है, और क्रूज मिसाइल अभी भी मतलब बहुत जबरदस्त लागू है, हालांकि उनकी स्पीड कम होती है, लेकिन फिर भी चूंकि वॉर हेड्स इतने ज्यादा हैं रशिया के पास, 5-6 हजार वॉर हेड है, जिसके 60 से 70% जो है सो अभी मतलब तैयार की स्थिति में है, और उसको कैसे लॉन्च करें वह कहना मुश्किल। इसके साथ ये भी बता दूं, हालांकि नहीं पूछा, कि अमेरिका के कई जगहों में आया कि रशिया के, पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं संभवतः, रशिया के जो सैटेलाइट है उनमें भी वॉरहेड है और उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, एक तो ये रशिया की, हाँ, इसकी रशिया की बात हुई। जहां तक नॉर्थ कोरिया की बात है, यह जो एक नया चीज आया है, जिसका खुद वहां के जो प्रेसिडेंट है जोंग उन जो है वो खुद उसको देख रहे हैं, और कह रहे हैं कि जो यूएवीज है, ड्रोन्स है, अनपायलटेड व्हीकल्स है, उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमारा लिंक करना जरूरी है। यानी फायर एंड फॉरगेट, एक बार लॉन्च कर दिया, मान लेते हैं बीच में हमारा कनेक्शन टूट जाता है, अंडरग्राउंड वाटर वाला जो जा रहा है अमेरिका की, चल पड़ा 6-7 दिन, 10 दिन, 12 दिन पहुंचेगा, हम बर्बाद हो गए, कनेक्शन खत्म हो गया, तो वो अपना काम करेगा कि नहीं करेगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये समझ जाएगा अपनी सूचनाओं के द्वारा कि हमारा पीछे से कनेक्शन खत्म हो गया, लेकिन दुश्मन हमारा अमेरिका, और जैसे भी हो हमें ये चीजें अमेरिका में पहुंचा के ब्लास्ट करना है। कितने आदमी मरेंगे उसको उसको कोई मतलब नहीं है, और यह बड़ी भयानक चीज है। और इसलिए अमेरिका की वो जो वॉर के पीछे जो इंडस्ट्रीज है वो घबरा रही है, और कह रहे हैं कि इसमें रशिया जो है बदमाशी कर रहा है, वो दे रहा है, निश्चित रूप से दे रहा है, इसमें गड़बड़ क्या? जी, अब अमेरिका से जुड़ी खबरों का रुख करते हैं, और यहाँ जो पहला अपडेट है जो आज पूरी दुनिया में छाया हुआ है, कि ट्रंप ने कहा कि 3 अप्रैल से अमेरिका में नहीं बनने वाली कारों पर 25% टैरिफ लगा दूंगा। 2 अप्रैल को कह रहे हैं कि यह हमारा अमेरिका का लिबरेशन डे होगा, और 3 अप्रैल से शायद लागू करें, हो सकता है 2 से ही लागू करें। और ये कर रहे हैं, एक तो इनकी चाहत है कि जो हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज नहीं है, या इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं है, कार नहीं बन रहे हैं, टेस्ला हो, जो भी हो, और बहुत सारे चिप्स जो हैं, खासकर वो छोटा सा ताइवान जैसा देश बना रहा है, और इन्हीं की वो जा रही है, उस पर वो मुनाफा कमा रहे हैं। अब हम अपने यहाँ बनाएंगे, लेकिन इस बीच में 30-25% लगा रहे हैं। अच्छी बात है, जो दुनिया के बड़े बड़े लोग थे, जो स्पेशली मिडिल क्लास के लोग हैं, इसका असर अभी 6 महीने से साल भर के अंदर में दिखना शुरू होगा। शायद साल भर भी नहीं लगे, ये मंदी का जो नॉक नॉक दस्तक हो रहा है वो दिख रहा है। टेस्ला जहां तक यूरोप में कहते हैं कि 50% से
अधिक इनकी बिक्री बंद होगी। हालांकि इनकी सऊदी अरेबिया में बेचने जा रहे हैं। सऊदी अरेबिया, अरब कंट्रीज तो उनके चमचे है ही हैं, इसमें हाँ, कोई वो नहीं मतलब है। उनके, और ये तो ट्रम्प कहता ही है कि इनके पास बहुत पैसा है तो उन्हें कार दे के पैसा निकालो। यस, निकालो। सऊदी अरेबिया में शायद मैंने पहले भी कहा था, हमारे एक मित्र गए थे, उन्होंने हम्म, देखा कि वह बर्फ हटाने वाली बड़े बड़े मशीन जो करोड़ों नहीं अरबों अरबों रुपए लगा रहे हैं, वो लगा रखे। तो उन्होंने हम्म। पूछा भैया ये क्या है? तो नहीं, अमेरिका ने हमें मुफ्त में दिया। मुफ्त में दिया है? कैसे? तो हवाई जहाज जो खरीदा उसके साथ, तो हवाई जहाज का दाम इन्होंने 100 गुना कर दिया, जो फाइटर प्लेन है, और उसके जगह हमें ये कुछ कुछ जो है सो मुफ्त में दे दिया। तो पूछा कि सर करोगे क्या? तो नहीं, अमेरिका ने बताया कि ऐसे 40-50 वर्ष जब दुनिया ठंड होगी, बर्फपात होगा, तब हम उसका इस्तेमाल करेंगे। गजब, गजब। मतलब तो ये स्थिति है, लेकिन यह हम्म, जो आने वाली स्थिति है, हम्म, हमें इसमें सतर्क होना चाहिए। और एक हम्म, सर्वे के हिसाब से हम्म, अमेरिकी जो बायर्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनमें भारी वो आया है, वो अपने पैसे बचा कर रखे, मार्केट में नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि मंदी आने वाली है। मैं ये नहीं कर ठीक रहा है। हूं कि हमारी जनता खरीदना बिकना शुरू कर दे, क्योंकि जी, हमारे सुनने वाले तो ऐसे ही इस महीना कमाए तो खाए, नहीं कमाए तो नहीं खाए, हम कहाँ बिल्कुल, रोक सकेंगे। लेकिन ऐशो आराम में मत खर्च करो, बचा के बिल्कुल। रखो, और उस संघर्ष की तैयारी करो जिसकी हम बातचीत करते हैं। जी। यूएई, पाकिस्तान और ईरान ही नहीं, साउथ कोरिया की भी बहुत सारी कंपनियों को, 80 कंपनियां बताई जा रही हैं जिनको बैन कर दिया अमेरिका ने। वही बात है कि अमेरिका, यहां तक कि इंडिया के ऊपर भी यह गाज गिरने वाली है। और एक खास तरह की पेंटिलीन, या जो भी कहते हैं, ओपियाड्स कहते हैं, यह चीज जो है ये बनाते हैं, फेटेनाइल, फेटेनिल जो भी कहते हैं। मतलब हम्म, ऐसे समझ ले कि ये जो गांज भागा है, ड्रग होता है ना, हम्म, उसका एक रूप है। यानी नशा ठीक है। आता है, मजा आता है। और रूस अमेरिका का ये कहना है कि हम तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बना रहे हैं, लेकिन इनके कारण हमारे पिछले 12 महीने में 52,000 यानी 50,000 से अधिक लोग मर गए। ये खा खा हम्म, के नशे में मुक्त हो रहे हैं। वॉर ऑन ड्रग्स की जहां तक बात है वो करेंगे। हालांकि अमेरिका भूल रहा है कि इन्होंने अफगानिस्तान में जो खेती थी, वह इन्हीं लोगों ने कराया था, उससे करोड़ों करोड़ रुपया का, अरबों रुपया कमा रहे थे। और इसके कारण ये जो कंपनी है इनके ऊपर, जिसमें इंडिया भी चीन के बाद आता है, और दूसरे जिन कंट्री का आपने नाम लिया, खासकर ये लोग ऐसे चिप्स या ऐसे पदार्थ भेजते हैं जिससे कि आप, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल में लगते हैं, स्पेशली ड्रोन्स में लगते हैं। इसकी हम्म, चर्चा शायद हम लोग पहले भी कर चुके हैं। बिल्कुल, और ये बिल्कुल। ये लोग बेच रहे हैं, इसलिए सबके ऊपर ये बैन लगा रहे हैं। और इस दुनिया में भारत को भी नहीं छोड़ रहे हैं। कोई भी ये कहे कि हम अमेरिका के बड़े प्रिय हैं, ये नहीं वो किसी को छोड़ते। नहीं छोड़ सकता, वो किसी का जी। लगा सगा नहीं है। यूएनओ क्यों कह रहा है अपने कर्मचारियों को कि भैया अमेरिका में घूम रहे हो तो अपना पहचान पत्र, अपना पासपोर्ट अपने पास रखो? उसे ऐसा क्या डर दिखाई दे रहा है अपने कर्मचारियों के प्रति? यूएनओ को ये बात समझ में आ रही है जो हम कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि भाई कभी भी कहीं भी गिरफ्तार कर कर सकते हैं। अब तुर्की की बेचारी लड़की जो डॉक्टरेट कर रही थी, उसको उठा के पकड़ के अंदर कर दिया। और उसको कह रहे हैं कि ये जो है सो कि हमास के पक्ष में ये आंदोलन कर रही थी, जो कि हमने उसको एक आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया, इसके बावजूद कर रहे हैं। इसलिए पता नहीं यूएनओ के तुम मेंबर हो, कब उठा के कहां पकड़ के बंद कर दे, इसलिए रखो, दिखाओ। और संभव है तो घूमो भी मत। वैसे भी अमेरिका में जहां तक लोग घूमने जाते थे, जो टूरिस्ट जाते थे, वह 40 से 50% से भी घट रहा है, क्योंकि लोग अब डर रहे हैं अमेरिका से। जी। एक खबर ये भी छपी है कि ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन करके वहां की चुनावी प्रक्रिया में बदलाव कर दिया है। हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं, कहते हैं। हालांकि देखिए, एक तरह से ठीक इस हद तक, कुछ हद तक है कि बहुत सारे लोग मर गए हैं, चाचा मामा पुराने जिलों से मर चुके हैं, और अभी भी उनका नाम वोटर कार्ड में है। हालांकि इस्तेमाल यही लोग करते हैं, तो उसको हटाने की बात तो करो, किसने मना किया? इसके लिए स्पेशल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर क्यों? इसका हम्म, कारण यह है कि भाई ऐसे भी लोग तुम्हारे नजर में है जिनको नहीं मिलना चाहिए था। यानी वही है जो कि एनआरसी या सीए जो भारत में हो रहा है। बिल्कुल और वही कारण। भारत के अधिकांश लोग, 50%, हम्म, 50% भारत के हिंदू लोग, उनको जो है सो दरकिनार कर दिया आसाम में। जो दूसरों को मारने जा रहे हैं, अपने ऊपर भी मर रहे हैं, और यहाँ के लोग बिल्कुल। मर रहे हैं। और दूसरी तरफ वैसे लोगों को जो मिलना चाहिए था, मान लेते हैं कि हम्म, यहाँ वहां की कोई अमेरिकी औरत है जिसके सरनेम में ट्रंप है, मिस हम्म, एक्स ट्रंप, लेकिन उससे शादी बाइडेन से कर ली, तो उसका नाम मिसेस एक्स बाइडेन हो गया। तो हम्म, उसका कार्ड अब मैच नहीं कर रहा है, तो उसको कह रहे हैं कि उसको रद्द करो। तो बिल्कुल।
तो ये बदमाशी है, मतलब एक अच्छे का चेहरा लेके ठीक है, इस बदमाशी पे कर। कल और बात करेंगे विस्तार से, थोड़ा वक्त का तकाजा है। गाजा से जुड़ी खबरें फटाफट अंदाज में ले लेते हैं। हमास के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं सर, और ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। कल पहली बार हुआ और आज भी लगातार बताया जा रहा है प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ये प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं, क्या वाकई में अब गाजा के लोगों में हमास के प्रति गुस्सा पनप रहा है, या कोई और ही कहानी चल रही है? इस चीज को समझिए, जो लोग प्रोटेस्ट हो गए तो उन्होंने भी कहा कि भाई हमें फेसबुक में और सोशल मीडिया में आह्वान किया गया कि अब हमास के खिलाफ प्रोटेस्ट करें। ये आह्वान किसने किया, क्या इनका नाम, ऑर्गेनाइजेशन, कुछ नहीं पता। उसमें निश्चित रूप से इजरायली इंटेलिजेंस और अमेरिकन सीआईए, यूरोपियन यूनियन, खासकर यूके वाला MI6, इनका हाथ है। और इन्होंने कुछ ऐसे 50-100 या मान लेते 200 ही ऐसे लोग चले गए जो कि कहीं ना कहीं से फतह के समर्थक है। फतह बोले तो वो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है ना, जी जी बिल्कुल। जिनका अपना कोई वजूद नहीं है, कहने के लिए वेस्टर्न गाजा के मालिक हैं, नहीं वेस्ट बैंक के मालिक हैं, लेकिन अपना कोई वजूद नहीं है। इन लोगों ने भी कराया क्योंकि इनका सपना है कि गाजा जब यदि कैप्चर होगा तो हम लोग उसके राजा बनेंगे, हालांकि गजब। कहीं से भी नहीं बनेंगे। तो यह मुख्य रूप से कहें तो जो हम बार बार कहते हैं, जो एक कलर रिवॉल्यूशन है, हालांकि उतने बड़े हिस्सा में नहीं है। हमास के कुछ ही इनके सैनिक आए, इनको कहा कि भाई हटो, ये तो क्या कर रहे हो, और ये लोग वहां से भाग खड़े हुए। तो ये एक तमाशा है और कुछ नहीं है। और जहां तक अभी तक की बात है, वहां पे चुनाव होना चाहिए, हमास चुनाव के द्वारा आया है। हाँ, लंबी समय हो गए, चुनाव की प्रक्रिया होनी चाहिए वैसे ही जैसे कि वेस्ट बैंक में होना चाहिए। लेकिन इस हालत में चुनाव कहां से होना चाहिए जबकि लोगों का अपना ठिकाना नहीं है। जी। बिल्कुल सही, बिल्कुल अपना ठिकाना नहीं है। गर्मी है, रमजान का महीना चल रहा है, ईद ऊपर से आ रही है, समझौता हो नहीं पा रहा है। पानी रोक दिया गया है, बिजली काट दी गई है, राहत सामग्री तक नहीं जाने दी जा रही है, और दुनिया पूरी तरह खामोश बैठी हुई है। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।